अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक से हट कर, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैप्टर नंबर 19 क्लास इंटर एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन ये सीक्वेंस से हट कर है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी सुना होगा, समझा होगा, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसमें हम बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मास क्या है, मास को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और इन दी हैंड हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल कैसे होता है, अनस्टेबल कैसे होता है। फिर हम इस वीडियो के बाद जैसे हमें ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो फिर हम इसके अनस्टेबल और स्टेबल के बाद आगे जाके फर्दर जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिल्कुल मामूली चीज़ कि ये है क्या, मास क्या है। फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मास। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं मास के बारे में तो हमें मास की डेफिनेशन मालूम होती है। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट से जब भी हम भी पूछते हैं तो हमें मास की डेफिनेशन ये बताई जाती है कि दी अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास। लेकिन ये अगर हम स्टेटमेंट कहें कि तो एक सर्टन कंडीशन पर अप्लाई होती है ये स्टेटमेंट। हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ स्टेटमेंट है मास की। जब हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आगे जाके, जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पे डिस्कस करूंगा मास की स्टेटमेंट को, तो आपको मास बिल्कुल डिफरेंटली जो है मिलेगा। ये नहीं, मिसाल तौर ये आप लोगों ने कहा कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ये नंबर यानी अमाउंट, तो ये हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, लेकिन उसमें हम ये भी कहते हैं कि मास डज नॉट वेरी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेस्ट और व्हेन इट बिकम्स रेस्ट फ्रॉम मूविंग। तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसका जो मास है, और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ तब भी उसका मास वही है। हम क्लासिकल फिजिक्स में ये साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम ये स्टेटमेंट को ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तो हम क्लासिकल फिजिक्स में ये कहते हैं कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास ऑफ विच ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट। मास ऑफ an object is always constant when it moves from rest। तो जो रेस्ट पोजीशन में उसका मास था, मूविंग में भी उसका मास सेम है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं दरअसल क्लासिकल फिजिक्स में। और फिर हम इस मास को हम मेयर करते हैं फिजिकल बैलेंस के थ्रू। मास ऑफ मैक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट can be measured by using physical balance। यानी हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि मास क्या है, आपका अमाउंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन किसमें? क्लासिकल फिजिक्स में।
जब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, जब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, Albert Einstein, one of the great scientists in 1905, Sir Albert Einstein, father of modern physics, Sir Albert Einstein gave his mass energy relationship, energy रिलेशन। इसमें इस रिलेशनशिप में बताया गया है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। अब इस इक्वेशन पर गौर करना है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहने की कोशिश की है कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर एज वेल एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट क्वांटिटी, दैट अमाउंट कैन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक आपका क्या होना चाहिए? पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम, ये आपके माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेंगे किसी ना किसी स्पीड के साथ, तो ये पजेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के साथ जब प्लस होगी तो उसकी टोटल एनर्जी होगी इंक्रीज, और एनर्जी के इंक्रीज होने से मास भी होगा इंक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि मास जो है वो क्या है? मास आपके फॉर्म ऑफ एनर्जी है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से मॉडर्न फिजिक्स इन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशनशिप में साबित करने की कोशिश की है कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मकसद यह है मास कैन बी कन्वर्टेड, या मास can be produced with increase of energy, mass can be obtained with increase of energy, mass can be disappeared with the release of energy। तो ये कहने की कोशिश की है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो मास जो है वो प्योर रिलेट करता है आपके एनर्जी पर। तो जिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा मास, तो वो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है एनर्जी, वो डेफिनेटली पोजेस करेगा मास। ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो मास ऑफ, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट, लाइक मॉलिक्यूल, एटम और पार्टिकल, such kind of object. The mass of an object can be increased or decreased. It depends upon energy. Mass of object can be increased with increase of energy. तो
इस बेसिस पर ये इक्वेशन बता रही है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एनर्जी। अब कैसे? व्हेन particle, molecule, atom, such kind of object, when an object, अब इस पॉइंट को गौर से देखना, when an object moves with speed related to speed of light, इट possesses, अभी ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में तो वो possess करता है काइनेटिक एनर्जी, इट possesses काइनेटिक एनर्जी। इट possesses काइनेटिक एनर्जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहें कि रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट का एक अपनी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। जब वो मूव कर रहा है किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ तो प्लस करेंगे तो उसकी जो टोटल एनर्जी है जिसको हम कहेंगे mc², तो वो होगी इंक्रीज E, तो वो होगी इंक्रीज, यानी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से, ऑब्जेक्ट के मूव होने से। अगर ये काइनेटिक एनर्जी में हटा दूं तो देयर इज नो एनी चेंज इन इट्स एनर्जी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पजेस कर रहा है अपनी रेस्ट मास एनर्जी। तो जब वो मूव करता है काइनेटिक एनर्जी के साथ तो उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस फार्मूले, इस रिलेशनशिप के हिसाब से एनर्जी के इंक्रीज होने से, जो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से इंक्रीज हुई है, एनर्जी के इंक्रीज होने से मास भी इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाते हैं, लेट सपोज करते हैं अगर इसकी जो है एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, लेट सपोज करता हूं इसकी जो एग्जाम्पल के तौर पर एनर्जी जो है वो 4.5 इंटू 10⁻³ जूल्स, ये जो है पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हुई है व्हेन इट मूव्स। तो इसका मास क्या होगा? तो इस फार्मूले के हिसाब से आ जाता है, एनर्जी जो है वो आपका है 4.5 इंटू 10⁻³ और c आपका है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁸, जिसका हम करेंगे स्क्वायर। 4.5 इंटू 10⁻³ तो 9 इंटू 10⁻16। अब 4.5 का टेबल 9 को लगता है 2 टाइम्स, तो ये 1/2 ले सपोज करते हैं ये 0.5 हो गया। भाई 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर होता है। तो 10⁻16 ऊपर जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का 3 इसमें माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 13। तो 0.5 इंटू 10⁻13, इसको हम लिखें तो ये 5 इंटू 10⁻14 kg। अब आप सोचो, यहां एनर्जी मैंने 4.5 इंटू 10⁻³ जूल्स इंक्रीज होने के बावजूद भी इसका मास कितना इंक्रीज हुआ है? 5 इंटू 10⁻14 kg। दरअसल होता है क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम उसको मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस में तो ये मामूली सी जो इंक्रीमेंट हुई है मास की, ये हमें नजर नहीं आ रही होती, हम इसको जज नहीं कर पा रहे होते। हाँ, ये हम 5 इंटू 10⁻14 kg जो इंक्रीज हुआ है मास, ये हम मालूम कर सकते हैं जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए। अगर हम माइक्रोस्कोप यूज करें, जो हमें पार्टिकल नजर नहीं आ रहा, जो माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, उसका मास जो आपका इंक्रीज होता है एनर्जी के इंक्रीज होने से, तो ये बहुत ही कम मास इंक्रीज हुआ है, जिसको फिजिकल बैलेंस के थ्रू हम जज नहीं कर पा रहे। तो हमारे दिमाग में ये होता है, क्लासिकल फिजिक्स में हमने ये कह दिया कि ये जो अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको दरगुजर कर देते हैं। तो मैं पॉइंट जो बताने वाला हूं, पॉइंट ये है कि ये बहुत लो मास है, बहुत ही लो मास है। इट इज अ लो मास, इट इज अ वेरी लो मास, बट नॉट अ जीरो। ये जीरो नहीं है, मेन पॉइंट ये है। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते थे, इसको जीरो तस्वर कर देते हैं। हम ये कहते थे कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
उसका मास जो है वो इंक्रीज ही नहीं हुआ है। हम ये कह रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि मास इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 × 10⁻⁻14 kg इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने की बात ये है, कहने का मकसद ये है कि मास आपका इंक्रीज होता है। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, mass of a stationary object is greater than mass of a moving object, mass of a moving object greater than mass of a rest object, mass of a moving object is equal to mass of a rest object and none of this। अगर ऐसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर डेफिनेटली अब इस लेक्चर सुनने के बाद, इस पॉइंट को समझने के बाद अब आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहीं पर भी आप जो है वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्वेश्चन को, आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देंगे। मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर होगा मास ऑफ अ रेस्ट ऑब्जेक्ट से, हमेशा इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आज का हमारा पॉइंट था। अब वापस आ जाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू रेस्ट मास। तो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ जो कि कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट जो आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मकसद ये है कि मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मैं लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते थे कि ये मास जो है वो रेस्ट ऑब्जेक्ट, दोनों को हम बराबर तस्वर करते थे। आखिरी कंक्लूजन पॉइंट ये। लेकिन जब ये मूव कर रहा है तो ये पोजेस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से जो मास आपका कन्वर्ट हुआ है, तो मास जो आपका कन्वर्ट हुआ है ये स्पेशल मास है जो आपका इंक्रीज हुआ है, मास जो कि इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मास इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से जो मास इंक्रीज हुआ है, इसको हमने यहाँ रेस्ट मास से प्लस कर दिया तो मूविंग मास का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो हम इस बेसिस पे कहते हैं कि मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट is always greater than mass of a rest object। अब इस पॉइंट के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं मास डिफेक्ट पर। अब पॉइंट हमारे लिए और भी आसान हो गया समझाने के लिए। जब हम डिस्कस करते हैं किसी एलिमेंट को, और एलिमेंट में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस में हम डिस्कस करते हैं भाई न्यूक्लियस जो है वो कंटेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ये आपका बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मास डिफेक्ट है क्या। भाई जो आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ये ऑब्जेक्ट जो मास आपका जो रेस्ट में है और जो आपका मूविंग है, जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट का मास जो इंक्रीज हुआ है एनर्जी के इंक्रीज होने से, तो इसका मकसद समझते हो क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जब मास इंक्रीज हो सकता है एनर्जी के इंक्रीज होने से, तो मास डिक्रीज भी हो सकता है एनर्जी के डिक्रीज होने से, और मास डिसअपियर भी हो सकता है एनर्जी के रिलीज होने से। तो मास कैन बी डिसअपियर्ड, मास कैन बी डिसअपियर्ड, ये मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, मास कैन बी डिसअपियर्ड, मास कैन बी डिसअपियर्ड with release of energy।
अब ये पॉइंट आपको, इस पॉइंट के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट, जिसको मास डेफिसिट भी कहते हैं। अब एक एलिमेंट है, यानी ये न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस जो है वो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम डीप में जाके डिस्कस करें तो न्यूक्लियस जो है इट इज अ कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये मैंने कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कस कर दिया, सही है। अब मैं बारी बारी क्या करता हूं भाई, प्रोटॉन का मास होता है आपका, मास ये मैं लिख लेता हूं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो मैं क्या करता हूं, इस पार्टिकल का मास प्लस करता हूं इस पार्टिकल के साथ, इन जितने आपके, लेट सपोज करता हूं भाई इधर आपके प्रोटॉन है 1 2 3 4 5 आपके प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4 न्यूट्रॉन्स है, लेट सपोज करता हूं, लेट सपोज किया मैंने 4 न्यूट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, इन सबके मासेस को मैं करता हूं प्लस। तो ये आपका कहलाएगा मास ऑफ न्यूक्लाइंस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो के बाउंड है न्यूक्लियस में, तो इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूक्लाइंस। तो ये कहलाएगा मास ऑफ न्यूक्लाइंस, मास ऑफ न्यूक्लाइंस, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मास ऑफ न्यूक्लाइंस। और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं भाई, मास ऑफ न्यूक्लियस इन few amount of mass of nucleus can be disappeared due to the release of energy during the formation of nucleus। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब भी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है तो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसके नतीजे में आपका जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो मामूली सा डिसअपियर होता है, लेस होता है, डिक्रीज होता है। अब इसको हमने मेयर किया है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सी या पार्शियली, या इसको कह सकते मास ऑफ न्यूक्लियस इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। एंड मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि हमने मैथमेटिकली थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट किया है सारे पार्टिकल्स के मासेस को प्लस करके। तो यहां पर मैं फार्मूला लिख रहा हूं अब समझाने के लिए। ये मास, ये मैं कह रहा हूं भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस कर रहा हूं मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके मासेस को, जिसको हम कहते हैं टोटली मिला दें तो ये कहलाता है मास ऑफ न्यूक्लाइंस, मास ऑफ न्यूक्लाइंस। दूसरी जानिब मास ऑफ न्यूक्लियस, ये है आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो मैंने एक पॉइंट बताया कि ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी इट्स मास
is decreased which was measured by mass spectrograph। अब ये मास आपका हुआ है डिक्रीज, मास आपका मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो है लेस देन मास ऑफ न्यूक्लाइंस, जो कि क्या है मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसको हम इस डिफरेंस ऑफ मासेस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट। ये आपका हो गया मास डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं डेल्टा एम, और ये है आपका मास ऑफ न्यूक्लाइंस, जो कि हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए हमने कैलकुलेट किया है, जो कि डिक्रीज हुआ है विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट। अब आ जाते हैं वापस, जो एनर्जी रिलीज हुई है, अब एनर्जी जो रिलीज हुई है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी is released during the formation of nucleus। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टू बाउंड number of nuclines, to bound number of nuclines। number of nuclines in number of protons और number of neutrons को बाउंड करने के लिए, to bound number of nuclines, the amount of energy is released during the formation of a nucleus to bound number of nuclines, जिसकी वजह से आपका मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं डेल्टा मास, यानी जो अभी हमने निकाला मास ऑफ न्यूक्लाइंस जो कि ग्रेटर है, माइनस कर दिया मास ऑफ न्यूक्लाइंस के जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, उसको हमने सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दी एम सी स्क्वायर के साथ। तो ये आपकी आ गई बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो मास डिफेक्ट के जरिए आपको बाइंडिंग एनर्जी मिली। तो अभी हमने कहा है कि मास ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हुआ है किसकी वजह से, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी जो रिलीज हुई है क्यों हुई है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टू बाउंड नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस। तो जो रिलीज हुई है एनर्जी उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और जो मास आपका लेस हुआ है, कम हुआ है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लाइंस, तो उस चेंज इन मास को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की वजह जरिए हमने निकाली बाइंडिंग एनर्जी। अब एक तीसरा आखिरी हमारा जो पॉइंट है, वो पॉइंट आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब जो हमने बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया, अब आ जाते हैं इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी अगर ये मैक्सिमम है, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, इफ बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम, if binding energy is
मैक्सिमम, इसका मकसद है ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मकसद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टू बाउंड नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस, नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस और भी बाउंड होंगे, आपका न्यूक्लियस होगा स्टेबल। तो इफ बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम देन न्यूक्लियस is said to be maximum. If binding energy is maximum, then nucleus is said to be maximum despite of ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है तो न्यूक्लियस तो स्टेबल होगा, देन न्यूक्लियस सेट टू बी स्टेबल। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी, वो प्रोड्यूस होगी। तो न्यूक्लियर फोर्स भी आपकी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इफ बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम देन न्यूक्लियस इज सेट टू बी स्टेबल एंड nuclear force is produced which is also maximum, which is also maximum despite of force of attraction or force of repulsion, despite of force of attraction or repulsion among these number of nuclions। न्यूक्लियस क्या है, पार्टिकल, किसको, न्यूक्लियस के पार्टिकल कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अमंग दीज नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग दीज नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस होने के बावजूद भी न्यूक्लियर फोर्स आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, किसकी वजह से, बाइंडिंग एनर्जी के मैक्सिमम होने से। और बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपका न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्टेबल है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बाउंड हो रहे हैं। अब इसका मकसद समझते हो, न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होगा, जब बाइंडिंग एनर्जी होगी मिनिमम। अगर बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम हुई यानी एनर्जी रिलीज ही कम हुई है, एनर्जी कम रिलीज हुई है, मास डेफिसिट भी बहुत ही कम आया है। इसका मकसद ये है कि न्यूक्लियस जो है वो आपका अनस्टेबल है, इसकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो वीक है या प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, या इतनी कम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इनसे ज़्यादा है, तो हम उस न्यूक्लियस को कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो आज हमारा जो टॉपिक था बड़ा क्लियर हो गया, हमने ज़्यादा इस पर जो है फोकस किया था। पहले तो हमने ज़्यादा जो है अपने लेक्चर में ज़्यादा फोकस किया मास को, अमूमन हमें मास का भी पता नहीं होता, यानी पता होता है लेकिन हाफ स्टेटमेंट्स पता होती है, जो हमारी नज़रों से गुजरी होती हैं स्टेटमेंट्स वो हमें पता होती है। तो आज हमने कोशिश की है मास को ज़्यादा डिटेल में, मास को ज़्यादा फोकस किया हमने, और मास के ज़रिए हमने जल्दी जल्दी जो है वो मास डिफेक्ट्स डिस्कस किया है, वो हमारे लिए फिर बाद में हो गया बड़ा आसान। उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस की है और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर दी है। इंशाल्लाह आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर को भी इसी तरीके से बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।